Hello everyone. Welcome to the revision series of SBIL case studies. This is CS Juhi Narwani from Proving CS. So आज का हमारा मिलने का ऑब्जेक्टिव ये है, एज प्रॉमिस हम लोग करने वाले हैं SBIL की सारी केस स्टडी स्टार्टिंग फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 टू चैप्टर नंबर 20. ठीक है, आप लोगों का सब्जेक्ट दो पार्ट में डिवाइडेड है. पार्ट ए में 13 चैप्टर्स है एंड पार्ट बी में 14 से 20 चैप्टर्स है. ठीक है, ऑब्जेक्टिव ये है कि आप कम टाइम में सारी केस स्टडीज एक साथ रिवाइज कर लो, इसीलिए हम लोग साथ में मिले हैं. ठीक है, अब आपको एग्जाम टाइम पे क्या करना है, जब आप SBIL की केस स्टडीज पढ़ने बैठोगे तब अगर आप सिर्फ ये नोट्स देख लेते हो या फिर मेरे रिवीजन के वीडियोस देख लेते हो तो आपकी सारी केस स्टडीज रेडी हो जाएंगी. ओके, एंड दिस नोट्स यू विल गेट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. लेट्स स्टार्ट विथ पार्ट ए ऑफ SBIL. नाउ सी, आपके पार्ट ए में चैप्टर 1 से चैप्टर 13 है. ठीक है, इसमें से कुछ ऐसे चैप्टर्स है, जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलूँ चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3. ठीक है, ये सारे ऐसे चैप्टर्स है जिसमें से प्रॉपर केस स्टडीज आएंगी. ओके, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने ये जो मैंने नोट्स बनाए हैं उसके अंदर हमने मॉड्यूल की सारी केस स्टडीज कवर की है. एंड दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट, ICSI के जो पास्ट ईयर के पेपर्स होते हैं हर एक अटेम्प्ट के वो सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं. ठीक है, अब अगर आप लोग ICSI की गाइडलाइन आंसर्स को रिफर करोगे, ठीक है, आपको हर एक अटेम्प्ट का ना पूरा 100 मार्क का पेपर मिलेगा. ठीक है, उसमें ना आपको चैप्टर वाइज कौन से चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया था वो नहीं मिलेगा. ओके, सो व्हाट आई हैव डन इज, आप अगर ये बुक देखोगे तो सारे पास्ट ईयर के पेपर से जो अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन आया हुआ है न्यू सिलेबस या ओल्ड सिलेबस का, जो हमारे चैप्टर से रिलेवेंट है और कितने मार्क्स का आया हुआ है, ये सब कुछ मैंने सॉर्ट करके इस बुक में रख दिया है. ठीक है, अभी केस स्टडी सॉल्व करने की एक स्ट्रैटेजी होती है. देखो एग्जाम में ना सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये हो जाते हैं कि जैसे क्वेश्चन पेपर आया हमारे पास में और अगर हम लोग ना एक पेज का पूरा केस स्टडी देख रहे हैं, बहुत बड़े पैराग्राफ्स आए हैं और हम वो सारी केस स्टडी देख रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले क्या होता है कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना बड़ा केस स्टडी पूछा है, क्या क्वेश्चन होगा, कैसे हम लोग आंसर लिखेंगे. तो ये सब कंफ्यूजन नहीं करने का द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट योर शुड बी, जब मैं भी पढ़ती थी तो मैं इस तरीके से सॉल्व करती थी. मैं ना पहले शांति से एक बार पूरे क्वेश्चन को पढ़ लेती थी. ठीक है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद में इसको या तो मैं, जिसको हम लोग वर्किंग नोट्स बोलते हैं, या तो मैं नोट्स के फॉर्म में लिख के समराइज करती थी या फिर मैं अपने माइंड में एक फ्लो चार्ट बनाती थी कि अच्छा ये क्वेश्चन में मेजरली इस टॉपिक में से या इस प्रोविजन में से क्वेश्चन पूछा हुआ है. ठीक है, तो आवर स्ट्रैटेजी विल बी, जो मैं तुम्हारे वीडियोस बनाऊंगी एंड आप लोग हम लोगों के साथ में पढ़ोगे, मैं इसी तरीके से आपको केस स्टडी एकदम सिंप्लीफाइड मैनर में समझाऊंगी. ठीक है, अब दूसरा होता है केस स्टडी लिखने का फॉर्मेट, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, केस स्टडी लिखने का फॉर्मेट क्या है वो सुनो. सबसे पहले आप लिखोगे हमारे केस स्टडी के जो क्वेश्चन है उससे एप्लीकेबल जो प्रोविजंस पूछा हुआ है ऑफ दैट रेलेवेंट एक्ट. ठीक है, पहले प्रोविजंस लिख दो. देन आप लोग लिखोगे फैक्ट्स ऑफ द केस. ओके, फैक्ट्स ऑफ द केस ना बहुत सिंपल होते हैं, जो तुमको क्वेश्चन दिया रहता है ना उसी में से ही थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म करके पॉइंटर्स बना के आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिख दो. ठीक है, एंड थर्ड होता है कंक्लूजन. कंक्लूजन यानी जो क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है तो प्रोविजंस अप्लाई करो, फैक्ट्स ऑफ द केस देखो एंड अपना कंक्लूजन ऑफ द आंसर लिखो. ठीक है, तो दिस शुड बी योर फॉर्मेट. ओके, सो इस तरीके से हम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सारी केस स्टडीज को सॉल्व करेंगे. ओके, अब एक लास्ट पॉइंट, देन विल बी स्टार्टिंग विद द चैप्टर. नाउ सी, जब भी आप प्रोविजन लिखते हो ना केस स्टडी में, SBIL एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में एक नया एक्ट दिया हुआ है और कुछ कुछ चैप्टर्स तो ऐसे हैं जिसमें 2-3 एक्ट, 3-4 एक्ट एक साथ में दिए हुए हैं. ठीक है, तो पॉसिबल तो नहीं होता प्रैक्टिकली कि आपको हर एक एक्ट के हर एक सेक्शन याद रहे, तो कैसे आंसर लिखोगे अगर आपको कुछ याद नहीं रहता तो. ठीक है, क्या करना है देखो, सबसे पहले आप लोगों को लिखने का कि भाई एज पर एप्लीकेबल, सपोज हम लोग अगर बात कर रहे हैं LLP एक्ट की. ठीक है, तो हम लोगों को ऐसे आंसर लिखना है, एज पर
relevant provisions of LLP Act. ठीक है, जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आया, आप लोगों को सेक्शन याद नहीं है, नो प्रॉब्लम, आप इस तरीके से आंसर लिखने की शुरुआत करो, ठीक है। लेकिन इसमें हमेशा याद रखना, अगर आपको सेक्शन एकदम अच्छे से याद हो तो ही लिख के आना, गलत सेक्शन लिख के मत आना, ठीक है। So this should be your strategy. Now, without wasting any further time, let us begin with the same. ठीक है, तो हम पहले शुरू करने वाले हैं with our chapter number 2, जो important है, जिसमें से काफ़ी केस स्टडीज आती है, ठीक है। Let us see the same. Now we have chapter number 2. मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे दूंगी आपको हर एक केस स्टडी चालू करने से पहले कि हर एक चैप्टर में क्या दिया हुआ था, ठीक है। सो इफ आई टेल यू अबाउट चैप्टर नंबर 2, तो चैप्टर नंबर 2 इज अबाउट कॉर्पोरेट एंटिटीज दैट इज कॉल्ड एज कंपनीज, ठीक है। अभी देखो एसबीआईएल में ना आपको दो टाइप की एंटिटीज दी होती है, एक है कॉर्पोरेट एंटिटीज एंड दूसरा है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज, ठीक है। तो अभी जो हम लोग इस चैप्टर में बात करने वाले हैं दैट विल बी योर कॉर्पोरेट एंटिटीज, ओके। कॉर्पोरेट एंटिटीज का मतलब क्या होता है, तो क्या मैं यहाँ पे कंपनीज बोलूँ और बॉडी कॉर्पोरेट बोलूँ, ठीक है, वो यहाँ पे कवर होंगे, ओके। वी हैव डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, वो सारी टाइप की कंपनीज यहाँ पे कवर की जाएगी, ठीक है। तो तुम्हारा जो फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर है, इस चैप्टर को मेजरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर है उसके अंदर दिया हुआ है सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज, ठीक है। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, स्मॉल कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, फॉरेन कंपनी एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, अब दूसरे पार्ट ऑफ द चैप्टर क्या है, तो दूसरे पार्ट ऑफ द चैप्टर में आपको ये बताया जाता है कि कंपनी का सबसे बेस, द फाउंडेशन ऑफ द कंपनी होते हैं दो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, जिसको हम लोग बोलते हैं एमओए एंड एओए, ठीक है। तो आपको ये बताया जाएगा कि एमओए क्या होता है और एओए क्या होता है, ठीक है। एमओए में कौन से क्लॉजेज आते हैं और एओए में कौन से क्लॉजेज आते हैं, ठीक है। सो दैट इज योर पार्ट 2 ऑफ द चैप्टर, क्लियर। अब पार्ट 3 में क्या दिया हुआ है, तो पार्ट 3 में ये दिया हुआ है कि मुझे कंपनी तो समझ में आ गई, प्राइवेट पब्लिक क्या है सब प्रोविजन समझ में आ गया, मुझे ये भी पता चल गया कि कंपनी के मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन से होते हैं, विच इज एमओए एंड एओए, ठीक है। अब लेकिन अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आया या मेरे पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया कि भाई मुझे कंपनी इनकॉर्पोरेट कैसे करनी है और मुझे कौन से फॉर्म्स फाइल करने हैं विथ आरओसी एंड विथ योर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, तो मुझे क्या पता करना पड़ेगा, व्हाट इज द इनकॉर्पोरेशन प्रोसीजर ऑफ अ कंपनी। ये समझ में आया। तो इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर नंबर 2 इस 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ओके। अब देखो जो टाइप्स ऑफ कंपनीज है ना, उसमें से ज्यादा केस स्टडीज फॉर्म होती है, ठीक है। आपको प्रोविजन दिया रहता है, आप लोगों को फैक्ट्स दिए रहते हैं और उसके ऊपर से आपको ये लिखना होता है कि क्या ये प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, स्मॉल कंपनी है, व्हाटएवर, ठीक है। सो दिस इज द ब्रीफ ऑफ योर चैप्टर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग शुरू करने वाले हैं सबसे पहले पास्ट ईयर के पेपर से, आईसीएसआई के पेपर से शुरुआत करते हैं, ठीक है। नाउ आई विल रीड द क्वेश्चन फॉर यू ऑल, आप लोग मेरे साथ में मुझे सुनते जाना ध्यान से, फिर हम ना क्वेश्चन को समराइज करेंगे, ठीक है। फिर हम उसका आंसर पहले खुद से पता करेंगे, मतलब आंसर क्या आना चाहिए, क्योंकि हमको प्रोविजन पता है, अभी हम लोग सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोविजन हम लोगों को पता है, आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को पता है, ठीक है। तो हम पहले फिर प्रोविजन डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग आंसर देखेंगे कि आंसर कैसे लिखा हुआ है और आंसर कैसे लिखना है, क्लियर हुआ। नाउ लेट अस रीड द सेम। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है, वॉन्कर क्लब वॉज फॉर्म्ड एज अ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 with the objective of promoting gilli danda by arranging introductory courses at district level and friendly matches, ठीक है। तो अभी तक मुझे यह समझ में आया कि एक सेक्शन 8 कंपनी बनी हुई है, ओके। नाउ लेट अस सी फर्दर, द क्लब हैज अर्निंग सरप्लस, मतलब इस एंटिटी में प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। Of late, the affairs of the company were conducted fraudulently and dividend was paid to its members. A member decided to make a complaint with the regulatory authority to curb the fraudulent activities by cancelling the license given to the company. Okay. Now, is there any provision under Companies Act 2013 to revoke the license? Okay. If so, state the provision. Clear? दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वेदर वॉन्कर क्लब कैन बी मर्ज्ड विद स्टिक प्राइवेट लिमिटेड, अ कंपनी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग।
ठीक है, वापस से क्वेश्चन समराइज करती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। तो हमारे यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि वॉन्कर क्लब नाम की एक सेक्शन 8 कंपनी बनी है। देखो, जब सेक्शन 8 बोला मतलब रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013, बराबर। अभी इनका ऑब्जेक्ट क्या है, तो गिल्ली डंडा मैचेस एंड वो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, इस कंपनी में ना प्रॉफिट भी हो रहा है, जो हम लोगों को ये देख के पता चला। ओके, अभी आगे क्या हुआ वो सुनो। गड़बड़ कहाँ हुई कंपनी में? पहली गड़बड़ कि ये लोगों ने फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज की। दूसरी गड़बड़, इन्होंने डिविडेंड पे किया अपने मेंबर्स को, ठीक है। अब अगर मैं सेक्शन 8 की डेफिनेशन पढ़ने जाती हूँ, ठीक है, और अगर मुझे सेक्शन 8 कंपनी की डेफिनेशन आती है, ठीक है, तो उसमें लिखा था 3 चीजें। ओके, पहली चीज ये लिखी थी, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी बना रहे हो तो सेक्शन 8 कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव होगा प्रमोशन ऑफ साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, वेलफेयर, रिसर्च एक्सेट्रा, ठीक है। मतलब प्रमोशनल एंड चैरिटेबल एक्टिविटीज के लिए ये कंपनी बनाई जाएगी एंड इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट, ठीक है। दूसरा कंडीशन डेफिनेशन में ये लिखी होती है कि जो भी सरप्लस आएगा इस कंपनी में, सेक्शन 8 कंपनी में, वो सारा का सारा सरप्लस वापस कंपनी के ही ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यूज किया जाएगा, ठीक है, दूसरा प्रोविजन। और थर्ड ये बोला कि जो भी प्रॉफिट है, जो भी चीजें हैं, वो हम अपने मेंबर्स को कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। प्रॉफिट एंड सरप्लस हमेशा अप्लाई होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ फॉर द प्रमोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेक्शन 8, इसके अलावा कुछ भी नहीं, ठीक है। तो अब है ना, क्वेश्चन ये आता है कि चलो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, बट क्या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने मेंबर्स को? अगेन दैट इज प्रोहिबिटेड। प्रॉफिट बोलो डायरेक्टली, या आप उसको घुमा के डिविडेंड के नाम से अपने मेंबर्स को बेचना चाहो, देना चाहो, बोथ विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। तो थर्ड वाला बोल रहा था कि प्रोहिबिशन ऑन पेमेंट ऑफ द डिविडेंड। क्लियर? तो सेक्शन 8 की कंडीशन, सेक्शन 8 का डेफिनेशन आई होप आप लोगों को याद आ गया, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या हुआ है। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज तो किया ही, और जो तुमको प्रोहिबिटेड था, जो प्रोविजन ने ना बोला था, आपने वही चीज की है। क्या किया आपने? डिविडेंड पे कर दिया अपने मेंबर्स को, ठीक है। तो अब ना एक मेंबर ने कंप्लेन किया कि भाई देखो, ये सेक्शन 8 कंपनी तो गलत तरीके से काम कर रहा है, तो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज कर रहे हैं लोग, डिविडेंड पे कर रहे हैं। सो नाउ क्वेश्चन, पहला वाला क्वेश्चन ये पूछा है कि क्या हम कंपनीज एक्ट 13 के अंदर सेक्शन 8 कंपनी को जो लाइसेंस दिया था उसको रिवोक कर सकते हैं? रिवोक का मतलब होता है क्या, कैंसिल कर सकते हैं? अगर आपका आंसर आता है यस, तो प्रोविजन लिखो कहाँ ऐसा बोला है कि हाँ हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब प्रोविजन ध्यान से सुनो। तो प्रोविजन ये बोलता है सेक्शन 8 के हिसाब से, सेक्शन 8 में, कि जो हम लोगों को लाइसेंस मिलता है ना टू ऑपरेट एज अ सेक्शन 8 कंपनी, वो लाइसेंस सेंट्रल गवर्नमेंट देता है, ठीक है। एंड अगर लाइसेंस मुझे सेंट्रल गवर्नमेंट ने दिया है तो कैंसिल करना और रिवोक करने का भी अधिकार किसके पास में है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। तो प्रोविजन बोलता है यस, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन कैंसिल द लाइसेंस गिवन टू सेक्शन 8 कंपनी बिकॉज दे हैव वायलेटेड द कंडीशंस ऑफ अ सेक्शन 8 कंपनी। फर्स्ट आंसर क्लियर हुआ, हम पढ़ेंगे इसको अभी। अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है, वेदर वॉन्कर क्लब कैन बी मर्ज्ड, ठीक है, विथ स्टिक प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, स्टिक प्राइवेट लिमिटेड कौन सी कंपनी है जिसका ऑब्जेक्टिव या जो काम कर रही है नेटवर्किंग बिजनेस में, ठीक है। अब दूसरा प्रोविजन ध्यान से सुनो। कभी भी अगर सेक्शन 8 कंपनी को मर्ज करना होता है, ठीक है, कभी भी ऐसी बात होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा ऑर्डर पास करता है कि सेक्शन 8 कंपनी को मर्ज कर दो, ठीक है, तो ये सेक्शन 8 कंपनी सिर्फ उसी कंपनीज के साथ मर्ज हो सकती है जिसके हमारे जैसे सेक्शन 8 कंपनी जैसे सेम ऑब्जेक्ट्स हो या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स हो। समझ आया क्या बोला? सपोज अगर मैं, हमारी सेक्शन 8 कंपनी क्या कर रही है, इधर गिल्ली डंडा को प्रमोट कर रही है, दैट इज बेसिकली स्पोर्ट्स को प्रमोट कर रही है, ठीक है। तो मैं जिस सेक्शन 8 कंपनी के साथ मर्ज होना चाहती हूँ ना, या होने वाली हूँ, वो वही कंपनी होनी चाहिए जो सेम टू सेम मेरे जैसा स्पोर्ट्स को प्रमोट करती है या मेरे जैसे कोई सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करती है, ठीक है। इसके अलावा सेक्शन 8 कंपनी कैन नॉट बी मर्ज विद एनी अदर टाइप ऑफ कंपनी, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन, और मुझे बताओ क्या मर्ज हो सकते हैं?
नहीं, बिकॉज जो स्टिक प्राइवेट लिमिटेड है उसका तो मेन ऑब्जेक्ट नेटवर्किंग बिजनेस का है, जो दूर दूर तक हमारे ऑब्जेक्ट से रिलेट ही नहीं होता, तो मर्ज का सवाल ही नहीं आता। इसीलिए वॉन्कर क्लब कैन नॉट बी मर्ज विद स्टिक प्राइवेट लिमिटेड। आई होप द क्वेश्चन इज क्लियर, आई होप द प्रोविजन इज क्लियर। ठीक है, अब एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा जब हम लोग इसका आंसर पढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये आंसर भी ना गाइडलाइन आंसर में जो आंसर दिया हुआ है ना, मैंने वही यहाँ पे लिखा हुआ है, बिकॉज गाइडलाइन आंसर्स आर द बेस्ट टू रिफर द आंसर्स एंड टू राइट दैट फॉर्मेट। ठीक है, उसके अलावा कोई भी बुक, कुछ भी चीज, कोई भी मटेरियल उतना रेलेवेंट, उतना एग्जॉस्टिव एंड एक्यूरेट नहीं है जितना अपना आईसीएसआई का गाइडलाइन आंसर्स है। ठीक है, तो हम उसी से ही आंसर पढ़ेंगे और उसके जैसा ही आंसर लिखेंगे। आर वी क्लियर विद दिस? लेट अस रीड द वेरी फर्स्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 क्या था कि क्या लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, लाइसेंस रिवोक हो सकता है? आंसर वाज यस। ठीक है, अब देखो क्या लिखा हुआ है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 सबसेक्शन 6 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, लाइसेंस किसने दिया था? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। कैंसिल भी कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। नाउ central government may by order revoke the license of the company where the company contravenes any of the requirement of the conditions of section 8, subject to which license is issued, or where the affairs of the company are conducted fraudulently or in violation of objects of the company or prejudicial to public interest, and on revocation the registrar shall put limited or private limited against the company's name in the register। ये पॉइंट का मतलब क्या हुआ जरा मुझे बताना। जब सेक्शन 8 कंपनी बनती है, अगर आप लोगों ने टाटा फाउंडेशन या रिलायंस फाउंडेशन सुना होगा, क्या इसके पीछे कभी भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगता है? नेवर एवर, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनीज को कभी भी लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड नहीं लगाना होता है। देखो नाम देख के तो पता चलेगा ना हमको सेक्शन 8 है, अगर इसके पीछे भी प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड लग गया, सॉरी, तो क्या हम लोगों को कैसे पता चलेगा ये सेक्शन 8 है? तो इसीलिए नाम के पीछे कभी भी प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड वर्ड यूज नहीं होता फॉर अ सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, बट जब हम लोग एक नॉर्मल कंपनी बन जाएंगे, जब आरओसी हमारे कंपनी का स्टेटस कैंसिल कर देगा, सेक्शन 8 का लाइसेंस ही कैंसिल कर देगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? अब सेक्शन 8 नॉर्मल कंपनी हो गई, तो अब इसके नाम के पीछे क्या लगेगा? या तो प्राइवेट लिमिटेड या तो लिमिटेड। तो वही पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सी द नेक्स्ट। However, no such order shall be made unless company is given a reasonable opportunity of being heard. Now, conclusion लिखा है देखो। Hence, in the instant case, the central government can revoke the license given to Wonker Club Limited as Section 8 of Companies Act 2013, as the affairs of the company were conducted fraudulently and dividend was paid to its members, which is in contravention to the conditions given under Section 8. आर वी क्लियर विद दिस? होप वी आर क्लियर विद दिस। तो पहला आंसर हो गया। अब दूसरा आंसर देखो क्या था। दूसरा क्वेश्चन, वॉन्कर क्लब को स्टिक प्राइवेट लिमिटेड से मर्ज कर सकते हैं क्या? अच्छा, स्टिक प्राइवेट लिमिटेड क्या काम कर रहा था? बिजनेस ऑफ नेटवर्किंग, तो कैन नॉट बी मर्ज्ड। देखो, according to section 8 subsection 10 of Companies Act 2013, company registered under this section shall amalgamate only with the other company registered under this section and having similar objects. In the instance case, Wonker Club cannot be merged with Stick Private Limited as objects of both the companies are different and not similar. वेरी इजी क्वेश्चन, समझ में आया हम लोगों को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Raman is an Indian citizen and his stay in India during immediately preceding financial year is for 130 days. ठीक है, he appoints Sanjay, a foreign citizen, as his nominee who has stayed in India for 125 days during the immediately preceding financial year. Is Raman eligible to incorporate a one person company? ठीक है, ओके, आगे पढ़ते हैं। If yes, can he give the name of Sanjay in the memorandum of association as his nominee? Justify your answer with relevant provision of Companies Act 2013. ठीक है, चलो लेट अस समराइज द सेम। मुझे क्वेश्चन में दो लोग दिखे, एक रमन एक संजय। ठीक है, इनके बारे में कुछ जन्म कुंडली दी हुई है। तो रमन है इंडियन सिटीजन, ठीक है, एंड ये इंडिया में रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 130 डेज। ये दो चीज दिया हुआ है। अच्छा, देखते हैं संजय के बारे में कुछ दिया हुआ है क्या।
तो संजय है एक फॉरेन सिटीजन और ये इंडिया में रहा है फॉर अ पीरियड ऑफ 125 डेज। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछता है कि भाई क्या रमन इंडिया में ओपीसी इनकॉर्पोरेट कर सकता है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अच्छा, इंडिया में ओपीसी कौन बना सकता है? ओपीसी का मतलब हुआ 1% कंपनी विच हैज ओनली 1% एज इट्स मेंबर। ठीक है, तो 1% एज इट्स मेंबर होगा, तो पहले आंसर देते क्या रमन ओपीसी बना सकता है। चलो, कंडीशन क्या बोलती है ओपीसी बनाने के लिए? सबसे पहला तो जो पर्सन होना चाहिए वो एक इंडियन सिटीजन होना चाहिए। ठीक है, इंडियन सिटीजन इज द वेरी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है, और उसके साथ साथ एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए। दैट इज तो बट ऑब्वियस, नेचुरल पर्सन मतलब ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल होगा तभी तो सिटीजनशिप मिलेगी। ठीक है, तो कंडीशन पहला ये बोलता है कि जिसको भी इंडिया में ओपीसी बनानी है वो एक नेचुरल पर्सन होगा और इंडियन सिटीजन होगा। ठीक है, अब इसके बाद ऐसा बोला है वेदर और नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, समझा? अभी रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यहाँ पे ना बच्चों का सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि वो लोग क्या सोचते हैं रेसिडेंट इन इंडिया के लिए ना 182 डेज आएगा, बट ये इधर नहीं आएगा। वो जो डायरेक्टर्स वाला पढ़ते हो ना आप लोग, वहाँ पे 182 डेज आएगा, यहाँ पे इट विल बी कैलकुलेटेड एज 120 डेज। समझा? तो कंडीशन क्या थी इनकॉर्पोरेट करने के लिए एक ओपीसी? सबसे पहला द पर्सन शुड बी एन इंडियन सिटीजन, अ नेचुरल पर्सन एंड इंडियन सिटीजन मस्ट हैव स्टेड इन इंडिया, सॉरी इट शुड बी एन इंडियन सिटीजन वेदर और नॉट अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एंड रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हम कितने डेज कैलकुलेटेड करते हैं? तो हम लोग कैलकुलेट करते हैं 120 डेज। इतना समझ में आया? ठीक है, अब आगे क्या दिया हुआ है देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है। तो अच्छा, पहले का आंसर हम लोग क्या बोलेंगे? इज रमन एलिजिबल टू इनकॉर्पोरेट अ ओपीसी? आंसर इज यस। ठीक है, अभी दूसरा क्वेश्चन वो लोगों ने क्या बोला हुआ है? तो दूसरा क्वेश्चन वो लोगों ने ये बोला हुआ है कि क्या संजय, हाँ संजय इस ओपीसी का जो रमन इनकॉर्पोरेट करना चाहता है, क्या वो इस ओपीसी का नॉमिनी बन सकता है? अब ध्यान से सुनो, ये जो हम लोगों ने कंडीशन बोली थी ना, ये कंडीशन किसके लिए एप्लीकेबल होती है? एक तो जो ओपीसी इंडिया में इनकॉर्पोरेट करना चाहता है उसके लिए, एंड दूसरी जो उस ओपीसी का नॉमिनी बनना चाहता है उसके लिए भी। समझ आया क्या बोला? ये कंडीशन जो अभी हमने देखी, ये कंडीशन जिसको ओपीसी इनकॉर्पोरेट करना है उसके लिए भी एप्लीकेबल और जिसको ओपीसी का नॉमिनी बनना है उसके लिए भी एप्लीकेबल। ठीक है, तो हमने अभी तक सिर्फ फर्स्ट पार्ट का आंसर दिया था, वो ये था कि भाई रमन एलिजिबल है क्या ओपीसी बनाने के लिए? यस, क्योंकि वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ठीक है, बट अब मुझे ध्यान से देख के बताओ कि क्या संजय एलिजिबल है क्या इस चीज के लिए, ओपीसी का नॉमिनी बनने के लिए? सबसे पहली ही कंडीशन चाहिए थी इंडियन सिटीजन वाली, जो संजय के केस में नहीं है। ठीक है, और प्रोविजन क्या बोलता है? ये कंपलसरी है। रेसिडेंट इन इंडिया हुआ कि नहीं वो अलग बात है, नहीं भी होगा तो भी चलेगा, बट इंडियन सिटीजन चाहिए। तो हमारे केस में तो फर्स्ट वाली कंडीशन ही डिससेटिस्फाई हो गई, तो वो भले ही क्यों ना रेसिडेंट इन इंडिया हुआ, सिटीजन तो फॉरेन का है ना, तो क्या नॉमिनी बन सकता है ओपीसी में? आंसर इज अगेन नो। समझ में आया? अगर वो नॉमिनी नहीं बन सकता तो क्या उसका नाम मेमोरेंडम में लिखा जा सकता है? अगेन आंसर इज नो। क्लियर? इजी क्वेश्चन, लेट अस सी द आंसर। देखो आंसर क्या बोलता है, एज पर रूल 3 ऑफ कंपनीज इन कॉर्पोरेशन रूल्स, ओनली अ नेचुरल पर्सन हु इज एन इंडियन सिटीजन वेदर रेसिडेंट इन इंडिया और अदरवाइज। ठीक है, तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए हम लोग कौन सा पीरियड देखेंगे? पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 120 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर shall be eligible to incorporate an OPC, shall be become a nominee for the sole member of OPC. In the given case, Raman is an Indian citizen, stay in India during the preceding financial year is 130 days, which is above the requirements of 120 days. Hence, Raman is eligible to incorporate a OPC. अब संजय के बारे में भी पूछा था, तो देखते हैं क्या संजय एलिजिबल है। तो
Further, even though Mr. Sanjay's name is mentioned in MOA as nominee and his stay in India during the immediately preceding financial year is 120 days, more than 120 days, he is a foreign citizen and not an Indian citizen. Hence, Sanjay's name cannot be given as a nominee in the Memorandum of Association as a nominee. Are we clear with this? Are we done with this? Let us go to the next question. चलो देखते हैं next question. So, Vinod form a single person economic activity in the form of one person company with his brother Kishore as its nominee. ठीक है? On 10th May 2022, Kishore withdraw his consent as a nominee of the OPC. Can he do so now? Examine whether under the following individuals are eligible for being nominated as a nominee of OPC as on 10th May 2022 under the provisions of Companies Act 2013. ठीक है? पहला क्वेश्चन, श्याम इज सन ऑफ विनोद हु इज 15 years old as on 10th May 2022. ठीक है? दूसरा, Ashok, an Indian citizen residing in India who is presently a member of OPC. क्वेश्चन समराइज करते हैं. तो क्वेश्चन ये बोल रहा है विनोद ने बनाई एक ओपीसी. ठीक है? जब भी ओपीसी बनती है ना कंपलसरी सिंस इट हैज ओनली वन मेंबर. ठीक है? तो हमेशा जब ओपीसी इनकॉर्पोरेट किया जाता है तो उसके एमओए में एक नॉमिनी का नाम लिखा जाएगा. ठीक है? नॉमिनी के नाम कैसे लिखा जाता है, तो पहले हम उसकी रिटर्न कंसेंट लेते हैं और वो क्राइटेरिया जो अभी हम लोगों ने ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक किया ना वो क्राइटेरिया चेक करते हैं. अगर सब कुछ बराबर रहा तो उसको नॉमिनी बनाया जाता है. ठीक है? अब हुआ क्या है, हमारे यहाँ पे ओपीसी है एंड उस विनोद ने ना अपने भाई को नॉमिनी बनाया. ठीक है? अभी आगे क्या हुआ, अच्छा इसका भाई का नाम क्या था, किशोर. आगे ये हुआ कि इस तारीख पे 10th मई पे किशोर ने अपना कंसेंट विड्रॉ कर लिया फ्रॉम द नॉमिनी. क्या वो ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स यस. मेरी मर्जी, मुझे किसी कंपनी में नॉमिनी बनना है या नहीं बनना है. हु कैन फोर्स मी एंड हाउ समवन कैन फोर्स मी कि तुम नॉमिनी बनोगे या नहीं बनोगे. ठीक है? तो किशोर ने अपना नाम निकाल दिया. अब देखो आगे क्या पूछा है, लेकिन ओपीसी की कंडीशन के हिसाब से नॉमिनी तो हम लोगों को चाहिए. किशोर तो निकल चुका है तो अब किसको तो नॉमिनी बनाना पड़ेगा. तो हमारे पास में ना दो कैंडिडेट है जो नॉमिनी बनना चाहते हैं. ठीक है? तो पहले वाले क्वेश्चन में मुझे बताना, विनोद का जो सन है श्याम 15 साल का है, क्या वो नॉमिनी बन सकता है? सुना होगा, माइनर कैन नॉट बिकम अ नॉमिनी ऑफ एन ओपीसी. ठीक है? तो यहाँ पे माइनर कैसे पता चला, भाई 15 साल का है तो माइनर ही हुआ ना. तो क्या ये नॉमिनी बन सकता है ओपीसी का? तो पहला कैंडिडेट नहीं. ठीक है? दूसरा कैंडिडेट देखते हैं. अशोक इज एन इंडियन सिटीजन रिसाइडिंग इन इंडिया हु इज प्रेजेंटली अ मेंबर ऑफ ओपीसी. मतलब अशोक भाई जो है, अशोक भाई ना एक अलग ओपीसी के ऑलरेडी मेंबर है और ये विनोद की ओपीसी में क्या नॉमिनी बन सकते हैं? ठीक है? देखते हैं. अब ध्यान से सुनना. आप जब भी एक ओपीसी के मेंबर बनते हो, ठीक है, तो आप सेम टाइम पे दूसरे ओपीसी का मेंबर नहीं बन सकते. दिस इज द कंडीशन, दिस इज द प्रोविजन. ठीक है? अगर आप एक ओपीसी के नॉमिनी हो तो आप दूसरे ओपीसी का एट द सेम टाइम नॉमिनी नहीं बन सकते हैं. ठीक है? सिंस देखो लॉजिक ये है कि किसी भी ओपीसी का मेंबर एंड नॉमिनी इज अ फुल टाइम कमिटमेंट. ठीक है? बिकॉज देखो मेंबर तो पूरा टाइम ओपीसी में वही काम करेगा तो उसको तो प्रेजेंट रहना पड़ेगा. अभी वो एक साथ में 2-3 ओपीसी में मेंबर होगा तो कैसे चलेगा. ठीक है? इसीलिए नाम बोला हुआ है. एंड दूसरा बोला हुआ है कि भाई नॉमिनी भी नहीं बन सकता दूसरे ओपीसी में. सोचो एक कंपनी का ऑलरेडी नॉमिनी है, कितने कंपनीज का नॉमिनी बनेगा. ठीक है? कल को अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हुआ जब ओरिजिनल मेंबर की डेथ हो जाती है या ही इज इन कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट तो नॉमिनी को पिक्चर में आना पड़ेगा. अगर वो एक से ज्यादा जगह पे होगा तो टाइम कैसे देगा. ठीक है? इसीलिए अगर आप करंटली एक ओपीसी के मेंबर हो तो आप दूसरी ओपीसी के मेंबर एक टाइम पे नहीं बन सकते. अगर आप एक ओपीसी के नॉमिनी हो तो आप दूसरी ओपीसी के नॉमिनी एक साथ नहीं बन सकते. ठीक है? बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देखो. अशोक जो है ना वो इंडियन सिटीजन है. ठीक है? मेंबर एक ओपीसी का ऑलरेडी है
बट वो हमारी ओबीसी में मेंबर बनना चाहता है क्या? नहीं, वो तो नॉमिनी बनना चाहता है। तो क्या बन सकता है? आंसर इज यस, बिकॉज कंडीशन रेस्ट्रिक्शन की क्या थी? मेंबर एक ओबीसी का दूसरे ओबीसी में मेंबर नहीं बनेगा, नॉमिनी एक ओबीसी का दूसरे ओबीसी में नॉमिनी नहीं बनेगा। बट एक ओबीसी में अगर मेंबर है तो दूसरे ओबीसी का नॉमिनी तो बन सकता है, इसीलिए अशोक को हम लोग नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हैं। समझा? अभी एक बार क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। देखो, ध्यान से सुनना है, इसीलिए एग्जाम में ना ये सारे पॉइंट्स में ऐसा कंफ्यूजन होता है, फिर हम कुछ भी गलत आंसर लिख के आते हैं और फिर जब पेपर आता है ना तो पता चलता है इतने कम मार्क्स क्यों आए, क्या गलत लिखा था। तो ये माइन्यूट माइन्यूट पॉइंट होते हैं जो हमको ध्यान देने होते हैं। ठीक है, चलो फटाफट से देखते हैं। As per the proviso to Section 3 of Companies Act 2013, memorandum of OPC shall indicate the name of other person, that is nominee, who shall in the event of subscriber's death or his incapacity to contract become the member of the company. The other person whose name is given in the memorandum shall give his written prior consent in prescribed form and shall be filed with registrar of the company at the time of incorporation of OPC along with the MOA and AOA. Such other person shall withdraw his consent by giving a notice in writing to such sole member and to the OPC. ठीक है? Therefore, in the terms mentioned above, Kishore, the nominee whose name was given in the memorandum, can withdraw his consent as the nominee of the OPC by giving a notice in writing of to the sole member and to the OPC. ठीक है? तो ठीक है, consent तो निकाल सकता है. Now, दो कैंडिडेट थे हमारे पास में जो इसके बिहाफ पे नॉमिनी बनेंगे, किशोर के बिहाफ पे। पहला कैंडिडेट था श्याम सन ऑफ विनोद, जो 15 साल का है, माइनर है। ठीक है, देखो, एज पर रूल 3 सब रूल 4 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014, नो माइनर शैल बिकम मेंबर और नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। देयरफॉर Shyam, being a minor, is not eligible for being nominated as the nominee of the OPC. ठीक है, दूसरा, एज पर रूल 3 सब रूल 2 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, a natural person shall not be a member of more than a OPC at any point of time and a said person shall not be a nominee of more than one OPC. ये जो मैंने आप लोगों को बताया. Therefore, Ashok, an Indian citizen residing in India who is a member of OPC, not a nominee of OPC, can be nominated as a nominee of the other OPC. क्लियर विद दिस? ध्यान से, शांति से, बस इधर ही देखते देखते वीडियो देखो, रील साथ में स्क्रॉल मत करो। ठीक है, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now, next question is, a group of individuals intended to form a club named Jet Pilots Flying Club as a limited liability company to impart classroom teaching and aircraft flight training to trainee pilots. It was decided to form a limited company for charitable purpose under Section 8 of Companies Act 2013 for a period of 10 years. ठीक है, क्वेश्चन से समझ में आया धीरे धीरे, अब हम लोग समझेंगे कि भाई ये सेक्शन 8 कंपनी बनी थी। ठीक है, एंड देयर आफ्टर द क्लब विल बी डिसॉल्व्ड एंड द सरप्लस ऑफ द असेट्स ओवर द लायबिलिटीज इफ एनी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग्स द मेंबर्स एज अ यूजुअल प्रोसीजर अलाउड अंडर कंपनीज एक्ट 2013. Explain the feasibility of the proposal and advise the promoters considering the provisions of Companies Act 2013. क्या बोल रहे हैं, देखो समझते हैं। क्वेश्चन ये बोला कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स आपस में मिले और उन्होंने एक क्लब बनाया जिसका नाम था जेट पायलट्स फ्लाइंग क्लब। इस नाम से वो लोग टीचिंग इम्पार्ट कर रहे थे और फ्लाइट ट्रेनिंग दे रहे थे। ठीक है, अच्छा, ये लोगों ने जो कंपनी बनाई ना, वो बनाई पहले सेक्शन 8 कंपनी। ठीक है, बट इनका ना ऑब्जेक्टिव देखोगे ना तो स्टार्टिंग से समझेगा। देखो ऑब्जेक्टिव क्या है, ये सेक्शन 8 कंपनी बनाना चाहते थे बस 10 साल के लिए। ठीक है, 10 साल के बाद में ना इनको ये सेक्शन 8 क्लब जो बना है इसको डिसॉल्व करना था, और अगर जो भी पैसा सरप्लस बचता आफ्टर पेइंग ऑफ ऑल द लायबिलिटीज फ्रॉम द असेट, ये सरप्लस को ये अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। ठीक है, अब मुझे बताओ इंटेंशन थोड़ा सा गलत लग रहा है, बिकॉज देखो जब भी एक सेक्शन 8 कंपनी बनती है
तो सेक्शन 8 कंपनी का भी हम लोगों ने कंडीशन देखी थी, वो कोई भी प्रॉफिट कोई भी सरप्लस अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती, ना ही डायरेक्टली ना ही बाय वे ऑफ पेइंग डिविडेंड टू इट्स मेंबर्स। अब इन्होंने इनका तो डे वन से ही इंटेंशन क्या है कि अभी तो सेक्शन 8 बन रही है बट 10 साल के बाद ना हम इसको कन्वर्ट कर देंगे या हम इसको डिसॉल्व कर देंगे और जो भी एक्स्ट्रा पैसा बचेगा ना हम अपने मेंबर्स को बांट देंगे। अच्छा, अगर सब लोग ये अरेंजमेंट करेंगे तो सभी क्या करेंगे, पहले सेक्शन 8 बना लेंगे, सब पैसा वगैरह ले लेंगे, फिर सेक्शन 8 बंद करके सारा पैसा अपने मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये तो गलत होगा, ठीक है। इसीलिए ये लोगों ने क्या पूछा कि ये लोग जो प्रपोजल डिस्कस कर रहे हैं क्या वो फीजेबल है, फीजेबल का मतलब होता है वायबल है क्या सूटेबल है। तो इफ आंसर शुड बी आइदर यस और नो, ठीक है। तो हमको ये सोच के प्रमोटर को एडवाइस करना है, ओके। अब देखो आंसर क्या आएगा तुम्हारा कि द प्रपोजल इज नॉट फीजेबल, ठीक है। बिकॉज अगर आप लोग को 10 साल बाद बंद भी होना है, डिसॉल्व भी करना है, खुद को वाइंडिंग अप पे जाना है, तो आपका जो भी पैसा होगा ना सरप्लस, वो आपकी ही जैसी कोई दूसरी कंपनी जो सेम ऑब्जेक्ट्स में है या सिमिलर ऑब्जेक्ट्स में है उसको दे दिया जाएगा एंड ना कि मेंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो योर आंसर विल बी that if the company wants to get dissolved or wound up after 10 years, then that surplus over of assets over the liabilities will be given to another section 8 company who is having same object or similar object। तो हम क्या एडवाइस देंगे प्रमोटर्स को कि भाई जो तुम प्रपोजल सोच रहे हो वो प्रपोजल सही नहीं है, सूटेबल नहीं है, एंड आपको अगर बंद भी होना है तो आपको ये चीज फॉलो करनी पड़ेगी। क्लियर? देखो, according to section 8 subsection 1 of Companies Act 2013, where it is proved to the satisfaction of the central government that a person or an association of person proposed to be registered under this act as a limited company, अब इन्होंने section 8 का definition दिया हुआ है, has in its object the promotion of commerce, arts, science, sports, education, research, social welfare, religion, charity, protection of environment, or any other such object, intends to apply its profits, if any, or other income in promoting its object, and intends to prohibit the payment of dividend to any of its members, ठीक है। Central government may by issue of the license allow that person or an association of person to be registered as a limited liability company. According to Section 8, subsection 9 of Companies Act 2013, if on the event of winding up or dissolution of the company registered under this section, there remains after the satisfaction of its debts and liabilities any asset, this may be transferred to another company registered under this section and having similar objects, subject to such conditions as the tribunal may impose, or may be sold and proceeds thereof shall be credited to insolvency and bankruptcy fund. That is okay. अब हुआ क्या, conclusion लिखेंगे। In the instant case, the decision of the group of individuals to form a limited liability company for charitable purpose under Section 8 for a period of 10 years and thereafter to dissolve the club and to distribute the surplus of the assets over the liabilities amongst the members will not hold good, since there is a restriction as pointed out in B above. कौन सा वाला B above? This one. ठीक है? Okay. So, above regarding application of its profits or other income only in promoting its objects. Further, there is restriction in the application of surplus assets of the company, that in the event of the winding up or dissolution of the company as provided in subsection 9 of section 8 of Companies Act 2013, therefore the proposal is not feasible. Clear with this? Moving on to the next. Melta LLC is a limited liability corporation registered in California, USA. Now, the company has no place of business in India, whether by itself or through an agent, but it is doing online business through electronic mode in India. Explain whether Melta LLC will be treated as a foreign company as per the provisions of Companies Act 2013. ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द फॉरेन कंपनी, ठीक है। अच्छा, समराइज करते हैं क्वेश्चन को। तो ये एक कंपनी है जो यूएसए में रजिस्टर हुई थी, इंडिया में इसका कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, ना ही फिजिकली ना ही थ्रू एन एजेंट, बट इंडिया में ये लोग बिजनेस तो कर रहे हैं एंड दैट बिजनेस इज ऑनलाइन, ठीक है। तो क्या इंडिया में हम लोग मेल्टा एलएलसी को एक फॉरेन कंपनी ट्रीट करेंगे? नाउ सी,
फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है, 2 clause 42, ठीक है। सो वी हैव टू फर्स्ट सी दैट क्या इंडिया में इस कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस है, ठीक है। अगर तुम्हारा आंसर आता है यस तो इट इज अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। अगर तुम्हारा आंसर आता है नो तो इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है, ये कैसे पता चलेगा, तो पता ऐसे चलेगा कि या तो आपका फिजिकली इंडिया में कोई ऑफिस है, ठीक है, या तो फिर आप एक एजेंट के थ्रू ऑपरेट हो रहे हो। अगर ये भी नहीं है ये भी नहीं है तो आप कोई अदर मीन से ऑपरेट हो रहे हो। तो दैट अदर मीन्स कैन बी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, that other means can be having a share transfer office in India, that other means can be अगर फॉरेन कंपनी के डायरेक्टर्स इंडिया में टाइम टू टाइम विजिट कर रहे हैं फॉर कंडक्टिंग मीटिंग इन इंडिया, तो ये सब आ जाता है अदर मीन्स के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग आंसर इस फ्लो चार्ट से समझते हैं। कंपनी का प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में नहीं है, ना फिजिकली ना एजेंट के थ्रू, बट ये लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं इंडिया में, तो क्या ये लोग फॉरेन कंपनी ट्रीट किए जाएंगे, आंसर विल बी यस, ठीक है। तो क्या लिखोगे पहले, फॉरेन कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 clause 42, सेक्शन 2 clause 42, ठीक है। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या बोल रहा है। तो फॉरेन कंपनी मीन्स एनी कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया whether by itself or through an agent, physically or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. Now, that's why Melta LLC is treated as a foreign company, even though it does not have any place of business in India. But it is conducting online business through electronic mode in India. ठीक है। अगर हम लोग Amazon का नाम एग्जाम्पल ले तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में उनका फिजिकल ऑफिस है, एजेंट है, बट ऑनलाइन बिजनेस, तो अमेजॉन फॉरेन कंपनी में ट्रीट की जाएगी कि नहीं की जाएगी। सेम वे मेटा एलएलसी फॉरेन कंपनी में ट्रीट की जाएगी कि नहीं की जाएगी, आंसर विल बी यस। क्लियर विद दिस, चलो चलो नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। State the consequences in each of the following cases, giving reasons for your answers. A private company has 210 members in total, out of which 10 are employees of the company. Okay. Will your answer differ if 5 of these employees leave the employment of the company? Okay. पहला question. दूसरा, a public company has 150 shareholders in total, of which 47 members and 2 out of 4 directors dies due to epidemic. ठीक है। What is the time frame allowed under Companies Act for compliance in case of non-compliance of provision regarding status of the company? ठीक है। एज यूजुअल लेट्स वन बाय वन सॉल्व दिस थिंग। तो पहले प्राइवेट कंपनी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उन्होंने बोला कि एक प्राइवेट कंपनी में 210 मेंबर्स हैं, इन 210 में से 10 जो है वो कंपनी के एम्प्लॉयज है, ठीक है। इसमें से भी जो 5 लोग हैं उन्होंने एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब पास्ट एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो उन्होंने क्या पूछा कि क्या ये प्राइवेट कंपनी, क्या होगा इस प्राइवेट कंपनी में, अगर क्या ये प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। let us revise, let us remember the definition of a private company. तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन ये बोलता है, मीन्स अ कंपनी जिसमें 3 चीज दी होती है, एक रेस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स एंड प्रोहिबिट्स, ठीक है। प्राइवेट कंपनी इज दैट कंपनी जिसके आर्टिकल्स में ये 3 चीजें दी होती है। क्या है वो 3 चीजें, रेस्ट्रिक्ट्स, लिमिट्स, प्रोहिबिट्स, ठीक है। क्या रेस्ट्रिक्ट करता है, तो सबसे पहला the right to transfer the shares, ठीक है। क्या लिमिट करता है, लिमिट द नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200, मतलब मैक्सिमम मेंबर्स 200। अच्छा, अब इसमें कुछ कंडीशन थी। कंडीशन ये थी कि जब हम लोग 200 मेंबर्स का लिमिट कैलकुलेट करेंगे तब हम लोग पास्ट एंड प्रेजेंट एम्प्लॉइज ऑफ द कंपनी हु आर ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द कंपनी उसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड दूसरा, अगर कंपनी में जॉइंट शेयर होल्डर्स है तो उस जॉइंट शेयर होल्डर्स को हम लोग एक काउंट करेंगे। क्लियर। अब देखो, और थर्ड क्या बोलता है, प्रोहिबिट्स। प्रोहिबिट क्या करता है वो, टू इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स, सिक्योरिटीज,
ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन याद आ गया. प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज इन इट आर्टिकल्स थ्री थिंग्स: restricts, limits, prohibits. Restrict the right to transfer the shares, limits the number of members to 200. 200 में क्या काउंट नहीं करने का? past and present employees of the company who are also the members of the company, and joint shareholders shall be treated as one. And what it prohibits: invitation to public to subscribe for its securities. क्लियर है? अब अपना केस देखते हैं क्या पूछा हुआ है. टोटल 210 मेंबर्स है, उसमें से 10 एम्प्लॉइज है एंड उसमें से भी 5 रिजाइन कर चुके हैं. ठीक है, तो 210 में क्या मैं 10 लोगों को इंक्लूड करूं? नहीं, और 5 तो इसी में ही थे. तो मेरा कौन सा वाला कंडीशन आएगा? ये वाला कि भाई वाइल कैलकुलेटिंग द लिमिट ऑफ 200, past and present employees of the company shall not be counted who are also the members of the company. तो 210 है मेरे पास टोटल मेंबर्स की, 200 ही है, ऑब्वियसली 200 ही है. तो क्या मैं प्राइवेट कंपनी बोली जाऊंगी सिंस आई एम सेटिस्फाइंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स का क्राइटेरिया? यस, आई एम अ प्राइवेट कंपनी. ठीक है, फिर उन्होंने जानबूझ के और कंफ्यूज करने के लिए पूछा, अब क्या आपका आंसर चेंज होगा इफ 5 ऑफ दीज एम्प्लॉइज लीव द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी? तो ये लोग क्या बन गए? मेरे पास्ट एम्प्लॉइज. तो क्या मेरा आंसर चेंज होगा? आंसर इज नो. ये क्लियर हो गया? चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. दूसरा क्वेश्चन ये है पब्लिक कंपनी के बारे में कि पब्लिक कंपनी में टोटल 150 शेयर होल्डर्स है. ठीक है, इसमें से ना 47 मेंबर्स की डेथ हो जाती है, और जो कंपनी में टोटल 4 डायरेक्टर्स थे उसमें से 2 डायरेक्टर्स की भी डेथ हो जाती है. तो कंपनी में अब कितने बचे? 2 डायरेक्टर्स. ठीक है, अब उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि पहली बात तो क्या कंपनी को कुछ अफेक्ट होगा कि 150 मेंबर्स में से 47 मेंबर्स मर गए उसका? नो, बिकॉज कंपनी हैज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परपेचुअल सक्सेशन, जिसको बोला जाता है मेंबर्स में कम एंड मेंबर्स में गो बट द कंपनी गोज ऑन फॉर एवर. तो 150 शेयर होल्डर्स में से अगर सारे के सारे की भी डेथ हो गई होती ना तो कंपनी की एग्जिस्टेंस को कोई फर्क नहीं आता. बट प्रॉब्लम ये हुई है कि भाई पब्लिक कंपनी में मिनिमम होने चाहिए 3 डायरेक्टर्स, और थे हमारे पास 4 डायरेक्टर, बट अनफॉर्चुनेटली 2 डायरेक्टर की डेथ हो गई. तो मुझे मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स पे तो आना पड़ेगा, मतलब मुझे नया डायरेक्टर अपॉइंट करना पड़ेगा. एंड नए डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए प्रोविजन क्या बोलता है? तो प्रोविजन बोलता है एनी कैजुअल वेकेंसी विच हैव अराइज्ड, व्हाट वी हैव टू डू इज appoint in the immediate next board meeting and get it approved subsequently at a general meeting by the shareholders. क्लियर हुआ ये? तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा कि पहले तो 150 में से भले 47 मेंबर्स का डेथ हो गया, कंपनी के एग्जिस्टेंस में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इट हैजिंग परपेचुअल सक्सेशन एंड अ सेपरेट लीगल एंटिटी कैरेक्टरिस्टिक्स. एंड दूसरा आप ये लिखोगे कि जो डायरेक्टर को अपॉइंट करना है, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर को कैजुअल वैकेंसी से अपॉइंट होगा तो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में होगा एंड उसको अप्रूव करेंगे सब्सिक्वेंटली एट अ जनरल मीटिंग, बी इट एजीएम और बी इट ईजीएम बाय द शेयर होल्डर्स. क्लियर हो गया? लेट अस सी द सेम. तो दिया हुआ है प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन. देखो प्राइवेट कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है. प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68, ठीक है, of the companies provides that private companies can have a maximum of 200 members except for one person company. ठीक है, this number does not include present employees and former employees who were the members of the company while in that employment and have continued to be the members even after the employment has ceased. ठीक है, now moreover, two or more persons hold one or more shares in a company jointly shall be treated as a single member. ठीक है, joint shareholders के बारे में. अब conclusion क्या लिखा है? Hence the company is within the maximum limit of 200 members. The answer would have remained same even if 5 employees leave the employment, as threshold limit of 200% for private company does not take into account the former employees who were the members of the company while in that employment and continued to be the member even after the employment has ceased. क्लियर? तो फर्स्ट हो गया प्राइवेट कंपनी के लिए. अब दूसरा देखते हैं पब्लिक कंपनी वाला. नाउ
Due to separate legal entity concept, a company limited by shares, whether private or public, is not affected by death of one of its shareholders, but the shares will be transmitted to the next kin or legal heir of such deceased shareholder, and the company continues to run its business as usual. ठीक है, ऑब्वियसली जो शेयर होल्डर्स की डेथ हो गई उसके शेयर्स जो है वो आने वाले आगे उनके लीगल हायर्स को ट्रांसमिट किए जाएंगे, ट्रांसमिशन होगा. सो दैट इज द केस. अब डायरेक्टर्स की बात करते हैं. Section 149, subsection 1 of Companies Act states that every public company shall have a minimum number of 3 directors. Further, 161(4) of Companies Act states that if the office of any director appointed by the company in general meeting is vacated before his term of office expires in the normal course, the resulting casual vacancy may in default of and subject to any regulation in the articles of the company sorry, be filled by board of directors at the meeting of the board, which shall be subsequently approved by members in the immediate next general meeting, be it AGM or EGM. ठीक है. Therefore, in the given case, the conclusion is, in the case of director's death, subject to any provisions in the articles, the board is empowered to fill the resulting casual vacancy, which may be filled by the board of directors at board meeting, subsequently approved by members in the immediate next general meeting. I hope we are clear with this. I hope we are going along with me and हम लोग साथ में पढ़ते जा रहे हैं. चलो, अब come to the next question. Now, the next question is TP Private Limited, a company registered under Companies Act 2013 with a paid up capital of 35 lakh and a turnover of 2.5 crore. Explain the meaning of small company and examine the following in accordance with the provision of Companies Act. Whether TP Private Limited can avail the status of a small company. दूसरा, will your answer be different if the turnover of the company is 1 crore? समझते हैं पहले स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया क्या होता है. तो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया होता है, देखो हम लोग एप्लीकेबिलिटी हमेशा देखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल से एंड दूसरा टर्नओवर से. ठीक है, स्मॉल कंपनी के लिए पेड अप शेयर कैपिटल बोलता है डज नॉट एक्सीड हाउ मच अमाउंट 4 CR और सच अदर अमाउंट नॉट मोर देन 10 CR. ठीक है, टर्नओवर बोलता है डज नॉट एक्सीड 40 CR और सच हायर अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 100 CR. ठीक है, मुझे बताओ दोनों के बीच में और है कि एंड है? दोनों के बीच में एंड है, मतलब क्या ये दोनों कंडीशन क्यूमुलेटिवली फुलफिल होनी चाहिए? यस. ठीक है, तो बोला हुआ है इससे ज्यादा नहीं बढ़ता. मतलब देखो डज नॉट एक्सीड का मतलब होता है अगर कोई कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 4 करोड़ से ज्यादा नहीं है एंड टर्नओवर 40 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगी. ठीक है, याद रखने की टेक्निक सुनो, ये लिमिट को याद रखने की टेक्निक सुनो. 4 CR, ठीक है, और उधर 40 CR, नीचे 10 CR, उधर 100 CR. 4 CR को 10 से मल्टीप्लाई कर दो 40 CR बन जाएगा. 10 को CR को अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर दो 100 CR बन जाएगा. ठीक है, तो लिमिट आप लोगों को याद रह जाएगी. अब स्मॉल कंपनी में कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है. स्मॉल कंपनी में सेक्शन 8 कंपनी इंक्लूड नहीं होती. स्मॉल कंपनी में होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी इंक्लूड नहीं होती. स्मॉल कंपनी में जो कंपनी स्पेशल एक्ट से गवर्न होती है और जो बनी है वो इंक्लूड नहीं होती. ये समझ में आ गया. अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या टीपी प्राइवेट लिमिटेड एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगा. ठीक है, नाउ सी कितना है इनका पेड अप शेयर कैपिटल 35 लाख. ठीक है, क्या ये 4 करोड़ से एक्सीड हो रहा है? ऑफ कोर्स नो. तो पहली वाली कंडीशन फुलफिल हो गई क्या? यस. दूसरी देखते हैं, टर्नओवर इज 2.5 CR, तो क्या ये 40 करोड़ से एक्सीड हो रहा है क्या? नहीं. तो दूसरी वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, तो क्या हम इसको स्मॉल कंपनी बोलेंगे? चलो एक लास्ट चीज चेक कर लेते हैं, क्या कहीं पे भी ऐसा लिखा है प्राइवेट लिमिटेड, मतलब ये जो कंपनी है टीपी प्राइवेट लिमिटेड वो सेक्शन 8 कंपनी है? नहीं. वो होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है? नहीं. या कोई स्पेशल एक्ट में बनी है? नहीं. तो मतलब ये स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आएगा. ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा है विल योर आंसर बी डिफरेंट इफ द टर्नओवर ऑफ द कंपनी इज 1 CR? तो क्या आंसर डिफरेंट होगा हमारा? नहीं, बिकॉज हमारे पास टर्नओवर तक की कितनी लिमिट है? 40 CR तक की. तो आंसर विल नॉट बी डिफरेंट. तो अब हम क्या करेंगे, हम पहले स्मॉल कंपनी का डेफिनेशन लिखेंगे,
फिर फर्स्ट पॉइंट का आंसर लिखेंगे, फिर सेकंड पॉइंट का आंसर लिखेंगे। वेरी सिंपल, वेरी इजी। चलो देखो फटाफट से। So, Section 2, Clause 85 of Companies Act 2013 defines a small company as a company, very important, which is other than a public company. Paid up share capital does not exceed 4 CR or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 10 CR. ठीक है, देखो बीच में लिख दिया एंड। दूसरा, turnover which does not exceed 40 CR or such higher amount as may be prescribed, which shall not be more than 100 CR. Provided that nothing in this clause shall apply to holding company, subsidiary company, company registered under Section 8 company, company or body corporate governed by the special act. Hence, in order to avail the status of a small company, a company has to fulfill both the conditions of clause 1 and clause 2. In the given case, TP Private Limited is a registered company under Companies Act with a paid up capital of 35 lakhs, turnover of 2.5 CR. As per the provision, it means both the criteria. Share capital does not exceed 4 CR, turnover does not exceed 40 CR. Hence, TP Private Limited can avail the status of a small company. Clear? दूसरा, if the turnover of the company is 1 CR, then TP Private Limited can again avail the status of a small company as both the conditions are fulfilled. Done हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक्टिविस्ट आयरलैंड लिमिटेड अ फार्मा फर्म इनकॉर्पोरेटेड इन आयरलैंड, ठीक है, हैज अ शेयर ट्रांसफर ऑफिस इन कानपुर। ओके, directors of the company frequently stayed in a hotel in Noida and Mumbai for looking after the matters of the business. The company does not have any physical office or property in India. As a practicing CS, advise under the provision of Companies Act whether company will be treated as having place of business in इंडिया। ठीक है, वापस फॉरेन कंपनी वाला क्वेश्चन आया तो पहले क्या चेक करने का, भाई प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है क्या? अगर आंसर यस तो फॉरेन कंपनी यस, अगर आंसर नो तो फॉरेन कंपनी नो। ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या इंडिया में? देखो इनका शेयर ट्रांसफर ऑफिस है इंडिया में, इनके डायरेक्टर्स फ्रीक्वेंटली इंडिया में विजिट करते हैं, लेकिन इनका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं है, तो क्या ये फॉरेन कंपनी हुई? यस। अभी हम लोगों ने एक क्वेश्चन किया था, पता है, उधर लिखा था कि कंडक्टिंग बिजनेस इन एनी अदर मैनर। ठीक है, तो वो एनी अदर मैनर में, अच्छा कोई फॉरेन कंपनी का शेयर ट्रांसफर ऑफिस इंडिया में क्यों होगा? हो सकता है उसके शेयर होल्डर्स इंडिया में हो। ठीक है, तो हुआ ना, फॉरेन कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रहा है तभी तो उसके शेयर होल्डर्स है इंडिया के। अच्छा, इसके डायरेक्टर्स बार बार फॉरेन कंपनी के इंडिया में आके क्यों मीटिंग्स कर रहे हैं? बिजनेस के अफेयर्स के लिए, तो हुआ ना फॉरेन कंपनी। तो देखो अभी आंसर, अगेन डेफिनेशन लिखेंगे और कंक्लूजन लिखेंगे। Now, as per Section 2, Clause 42 of Companies Act 2013, foreign company means any company or body corporate incorporated outside India, which has a place of business in India, whether by itself or through an agent or through electronic mode, and conducts any business activity in India in any other manner. Which provides, now Section 386 of the Companies Act provides that provision for foreign companies states that the expression place of business includes a share transfer office or registration office. Accordingly, applying the above provision in the given case, it would be advisable to Activis Ireland Limited, a pharma company, that it has a share transfer office in Kanpur, which constitutes a place of business in India, and a director frequently visited in the hotel in Noida and Mumbai for looking after the matters. Though the company does not have a physical office, but it would be treated as a place of business in India. Clear with this? Done with this? And next question पे आ जाओ। Now, what is the next question? अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। 43% of the paid up share capital of V4C Limited is held by government, central government, and 8% is held by Life Insurance Corporation of India and Unit Trust of India, public institutions. ठीक है, analyze the definition of government company under the provision of Companies Act and decide whether V4C Limited is a government company. पहला क्वेश्चन गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, तो पहले देखते हैं गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन क्या बोलता है। सेक्शन 2 क्लॉज 45, सेक्शन 2 क्लॉज 45 टॉक्स अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन इज गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 45।
ठीक है, क्या बोलता है डेफिनेशन देखो, गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसके अंदर नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल गवर्नमेंट के पास होता है। अब गवर्नमेंट मतलब पूरा का पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट या पूरा का पूरा स्टेट गवर्नमेंट, अच्छा दोनों आधा आधा होल्ड करे तो भी चलेगा क्या? यस चलेगा। तो थर्ड वाले में क्या आएगा, पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो ये हुई हमारी गवर्नमेंट कंपनी। अब बच्चे ना कंफ्यूज किधर होते हैं पता है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 43% तो गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है, V4C लिमिटेड का, इधर लिखते हैं, V4C लिमिटेड का 43% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और 8% LIC एंड UTI के पास में है, ठीक है। कंफ्यूजन ये होता है जब भी हम लोग देखते हैं ना LIC एंड UTI, हम लोगों को लगता है ये भी गवर्नमेंट ही है, ठीक है, बट दिस इज नॉट करेक्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, दीज आर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, दीज आर नॉट गवर्नमेंट, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द बच्चे ये वाला आंसर गलत लिखते हैं, बिकॉज वो लोग क्या करते हैं, कितना चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए, मिनिमम 51% बराबर, तो ये लोग क्या करेंगे 43 + 8% को प्लस कर देंगे तो आ जाएगा 51%, जानबूझ के ही क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। तो होगा क्या, अब लोग बोलोगे 51% है, हाँ ये तो गवर्नमेंट के पास है, तो V4C लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी हुई, और यहीं पे तुम्हारा पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग, बिकॉज समझो सिर्फ 43% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, तो हमारी डेफिनेशन में तो हमको कितना परसेंटेज चाहिए गवर्नमेंट कंपनी के लिए, कम से कम 51, क्या है यहाँ पे 51, नो। एंड जो बाकी के 8% है ये हमारे काम के ही नहीं है, बिकॉज ये LIC एंड UTI के पास में है, जो पब्लिक इंस्टीट्यूशन है, जो गवर्नमेंट नहीं है। और क्या कहीं पे तुमने डेफिनेशन में ऐसा देखा कि गवर्नमेंट सॉरी पब्लिक इंस्टीट्यूशन के पास भी इतना परसेंटेज होगा तो गवर्नमेंट कंपनी में आएगी? नहीं। तो V4C लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी और नॉट? नो। समझ आया अभी? तो इसीलिए मैंने बोला ध्यान से ना क्वेश्चंस को सॉल्व करो प्लीज, ठीक है। अभी देखो नो, V4C लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, तो इन्होंने ना कंक्लूजन एकदम स्टार्टिंग में ही लिख दिया, ठीक है। According to Section 2, Clause 45 of Companies Act 2013, government company means any company in which not less than 51% of paid up share capital is held by central government or state government or partly by central, partly by state. Thus, in determining whether a company is government company or not, the percentage of its paid up share capital held by central and state shall be considered. In the given problem, that is the case, 43% of paid up is held with the central government, 8% is held by LIC and Unit Trust of India. In view of the definition, the shares held by public institution, that is life insurance and UTI, shall not be taken into consideration for identifying the company as a government company. As the central government holds 43% in V4C Limited, which is less than 51%, therefore V4C is not a government company. Clear with this? Done with this? So that is about your question. And here we complete the case studies of chapter number 2. ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में ना मॉड्यूल में कोई भी केस स्टडी नहीं है, केस टाइप जैसा कुछ क्वेश्चन नहीं है, बट हमने पास्ट ईयर के सारे पेपर्स को सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ में।